जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए अभी तक जो भी क्लासेस हुई हैं उसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया है। आप लोग वहां से जाके वीडियोस को अपने हिसाब से समय समय पर देखते रहिएगा। अभी रेगुलर वीडियोस नहीं भी आ पा रही हैं क्योंकि अभी बाकी चीज़ें भी साथ में चल रही हैं। एक बार एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाएगा कि कब होना है, जैसे उम्मीद है कि जुलाई तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ का, तो उसके 1 डेढ़ महीने पहले हम फिर से सारी चीज़ों को रिवीजन के तौर पे देखेंगे। अभी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो एक जगह प्लेलिस्ट में जा रही हैं, आप लोग वहाँ से देखते रहिएगा। और ये हमारी सामर्थ्य क्लास चल रही है ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए। अगर आप बैच से जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल दिया हुआ है। तो देखिए, ये जो एक टॉपिक है पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना कि मतलब हमें इसमें ये जानना है कि पंचायत का जो फाइनेंशियल सोर्स है, उनके हाथ में जो पैसा आ रहा है, उन्हें जो खर्च करने के लिए पैसे की ज़रूरत है वो कहाँ से आ रहा है, क्या अरेंजमेंट है, किस तरीके से उन्हें पैसे हाथ में देने होंगे, उन्हें कैसे मिलेगा, विधानमंडल का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में हमें देखनी है। और 65 नंबर का जो आपका ग्राम पंचायत अधिकारी में 65 नंबर का विशेष पूछा जाएगा ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ, उसमें ये 10 नंबर का आपका टॉपिक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें राज्य के वित्त आयोग, केंद्र के वित्त आयोग, पंचायत कैसे कर लगा रहा है, किस तरीके के कर लगा रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी आपकी। 10 क्वेश्चन आएंगे, इससे 10 नंबर है। तो देखिए, इन्होंने क्या किया हुआ है कि हर एक क्वेश्चन को 1 नंबर दे रखा है। तो 65 नंबर के 65 क्वेश्चन आपके सिलेबस में से आएगा जो ग्राम पंचायत विशेष होगा। तो पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राज्य वित्त आयोग से। देखिए, केंद्रीय वित्त आयोग को भी जब हम पढ़ेंगे, साथ साथ तुलना करेंगे, तो और चीज़ें स्पष्ट होंगी। आज हमारा ये जो लेक्चर है ये होगा राज्य वित्त आयोग के ऊपर। अब देखिए, इसमें क्या लिखा है। संविधान के प्रावधान से हम शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 243 झ, यानी कि इंग्लिश में आप लोग पढ़ेंगे तो आर्टिकल 243 आई, 243 आई हम पढ़ेंगे इसे, ठीक है। तो आर्टिकल 243 झ या 243 आई के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो स्टेट, आपका अगर एक क्वेश्चन बनता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन या राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है या इसका गठन किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 243 आई यानी अनुच्छेद 243 झ। आगे देखते हैं। किसी राज्य के जो राज्यपाल हैं वो संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के प्रारंभ होने से 1 वर्ष के भीतर और उसके बाद हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। तो वित्त आयोग जो है इसका गठन कौन करता है, राज्य स्तर, राज्य वित्त आयोग है तो इसका गठन करते हैं राज्यपाल यानी कि गवर्नर। और सेंटर में जो फाइनेंस कमीशन है, जो आपका है केंद्रीय वित्त आयोग, उसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत जो फाइनेंस कमीशन है आपका केंद्रीय वित्त आयोग, उसका गठन करते हैं। और राज्य में गवर्नर, राज्यपाल 243 झ यानी कि 243 आई के तहत आपका राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, एक तो ये दे दिया है कि हर 5 साल पे आपको इसका गठन करना है। राज्यपाल आयोग के लिए अन्य सदस्य की भी नियुक्ति करते हैं। अब देखिए, ये अधिकतम हटा दीजिए 4। जो आपका संविधान में लिखा हुआ है राज्य वित्त आयोग के लिए, उसमें ये लिखा हुआ है कि राज्यों के जो विधानमंडल हैं, जो अपने अपने स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, वो कानून बनाकर बताएंगे कि राज्य के वित्त आयोग में चेयरमैन जो हैं, अध्यक्ष महोदय जो हैं, उनके अलावा और कितने मेंबर होंगे। ये छोड़ दिया गया है राज्यों के ऊपर, वो राज्य के विधानमंडल कानून बनाकर बताएंगे। लेकिन जब आप केंद्रीय वित्त आयोग पढ़ेंगे, जब हम लोग अगला टॉपिक केंद्रीय वित्त आयोग को देखेंगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति हर 5 साल पे एक केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कर रहे हैं। जब केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करेंगे तो उसमें अध्यक्ष महोदय जी के साथ साथ 4 अन्य मेंबर और होंगे। तो उसमें वो 4 अदर मेंबर्स, वो 4 मेंबर्स मेंशन किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन जब आप राज्य के वित्त आयोग के अनुच्छेद 243 झ को पढ़ेंगे, यानी कि 243 आई का आर्टिकल को पढ़ेंगे, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि 4 अधिकतर मेंबर होंगे।
इसलिए यहाँ पे मैंने लिख के काटा ताकि आपको ये याद रहे कि ये केंद्रीय वित्त आयोग के लिए लागू है। आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 के तहत लिखा गया है, राज्य में नहीं लिखा गया है, ठीक है। राज्य में विधानमंडलों द्वारा ये निर्धारित किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको उलझा सकता है कि कितने राज्य वित्त आयोग के अधिकतर मेंबर हो सकते हैं। उसमें लिखा होगा 3, 4, 5, 6 या 2, 3, 4, 5, तो उसमें आप 4 मार सकते हैं क्योंकि केंद्रीय वित्त आयोग हम पहले से शुरुआत करते हैं। वहाँ पे 4 मेंबर्स को आप नियुक्त कर सकते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं केंद्रीय वित्त आयोग में, तो वो हमारे दिमाग में याद रह जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा यह प्रावधान कर सकता है क्या क्या। अब देखिए, कोई भी, जैसे अपने उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर है, तो वो कानून बनाकर स्टेट के जो अपने राज्य के वित्त आयोग है उसमें क्या क्या कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, वित्त आयोग की संरचना के बारे में कानून बना सकते हैं, कितने मेंबर होने चाहिए, उनका कार्यकाल कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। इसके सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं। तो अगर आपको ये लिखा हो कि संविधान में लिखा हुआ है कि राज्य के वित्त आयोग के जो मेंबर्स होंगे वो मेंबर आपके हाईकोर्ट के जज के बराबर क्वालिफिकेशन रखते हैं या फिर हाईकोर्ट के जज की योग्यता रखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि वित्त आयोग के, जो राज्य वित्त आयोग की हम बात कर रहे हैं, तो राज्य वित्त आयोग के जो मेंबर्स हैं उनके सदस्य जो हैं उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ये संविधान में सीधे सीधे नहीं लिखा हुआ है। ये बात राज्य के जो विधानमंडल हैं, स्टेट लेजिस्लेचर से, उनको कानून बनाकर बताना पड़ेगा कि हाँ ये इनकी योग्यता होनी चाहिए। अगर वहाँ पे वो हाईकोर्ट के जज के बराबर भी योग्यता रखते हैं राज्य वित्त आयोग के सदस्यों के लिए तो ठीक है, लेकिन पहले कानून बनाकर ये बात राज्य के विधानमंडलों को बोलनी पड़ेगी कि देखिए जो राज्य के वित्त आयोग है, जैसे उत्तर प्रदेश के वित्त आयोग गठन किया गया, तो यहाँ के विधानमंडल को कानून बनाकर बताना पड़ेगा कि उसके जो सदस्य होंगे वो क्या योग्यता रखेंगे। क्या 10 साल का फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, वित्त का उनके पास ज्ञान होना चाहिए, कि वो हाईकोर्ट के जज के बराबर होने चाहिए योग्यता में। ये कानून बनाकर ही बताएंगे आप, संविधान में ये नहीं लिखा गया है सीधा सीधा। आगे देखते हैं, उनका चयन किस प्रकार किया जाएगा, यह बात भी कानून के द्वारा राज्य विधानमंडलों को बताना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है, आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा, ठीक है, जो अपना इंटरनल प्रोसीजर है, अपना कार्यकाल से जुड़ा हुआ जो भी प्रोसीजर है, वो प्रक्रिया है, वो खुद निर्धारित करेंगे। उसके पास अपने कार्यों के निष्पादन में ऐसी शक्तियां होंगी जो राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा उसे प्रदान कर सकता है। तो यह बात भी राज्य के विधानमंडल कानून के द्वारा बताएंगे राज्य के वित्त आयोग को कि आपकी क्या शक्तियां हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। और जो अंदर का डिपार्टमेंट का, अपने वित्त आयोग का, अपने आयोग का जो काम है, काम काज का प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वह खुद निर्धारित कर सकता है। उसके लिए इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बार शक्तियों में आपने बता दिया तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि आपको किस तरीके से कार्य करना है। आगे क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल इस अनुच्छेद के तहत आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, जो भी सिफारिशें राज्य के वित्त आयोग करेंगे गवर्नर के सामने रिपोर्ट बनाकर, उस पर गवर्नर ने क्या कार्रवाई की, उनकी बात मानी तो क्यों मानी, उनकी बात नहीं मानी, उनकी सिफारिशों को नहीं माना राज्यपाल ने तो क्यों नहीं माना, ये पूरे व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे गवर्नर साहब। तो गवर्नर साहब ये पूरी रिपोर्ट, देखिए सिंपल सी बात, ये है आपका राज्य का वित्त आयोग। राज्य के वित्त आयोग ने गवर्नर को दिया रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि देखिए ये सिफारिशें पंचायतों को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। गवर्नर, आपको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो राज्य के मंत्री परिषद हैं, उनके समूह के सिफारिश पे, उनके समूह के इशारे नहीं बोलेंगे, बल्कि आप सोचिए डायरेक्शन पे, उनके निर्देश पे गवर्नर साहब अपना काम कर रहे हैं संविधान के हिसाब से। तो अब गवर्नर साहब राज्य के वित्त आयोग के कुछ सिफारिशों को मानते हैं, कुछ सिफारिशों को नहीं मानते हैं। क्यों माने और क्यों नहीं माने, उसका एक व्याख्यात्मक तरीके से चीज़ों को सामने स्पष्ट तरीके से वो रखेंगे राज्य के विधानमंडलों के सामने कि हम ये डिसीज़न क्यों लिए, हम ये डिसीज़न इनकी सिफारिश पे क्यों नहीं लिए, क्यों नहीं माने। ठीक है, बस ये सिंपल सा प्रोसीजर है। तो ये पूरा काम आपने देख लिया। ये बेसिक बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, इसमें अभी बहुत सारा चीज़ देखेंगे। जब एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम वन लाइनर बनाकर देखेंगे ताकि आप रिवीजन कर पाएँ जल्दी से जल्दी। राज्य वित्त आयोग एवं उत्तर प्रदेश के बारे में भी थोड़ी सी बात जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न आपका मिलने का पूरा चांस है। क्या लिखा हुआ है,
उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में किया गया था, ठीक है। पिछली बार 2015 में पांचवें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। इसकी सिफारिशें अप्रैल 2020 से लागू की जा रही थी। तो पहला जो अपने उत्तर प्रदेश का राज्य वित्त आयोग है वो गठित हुआ 1994 में। एक क्वेश्चन तो यही बन गया। दूसरा, पिछली बार जो वित्त आयोग था वो था अपने उत्तर प्रदेश में पांचवा वित्त आयोग, यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अगला जो वित्त आयोग बनना है वो कौन से नंबर का वित्त आयोग होगा, तो उसका आंसर होगा छठा वित्त आयोग। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, आखिरी बार कौन सा वित्त आयोग बना था, तो पांचवा वित्त आयोग। चौथा क्वेश्चन, जो पांचवा वित्त आयोग आखिरी बार बना था वो किस वर्ष बना था, 2015 में बना था। छठा क्वेश्चन आपके सामने होगा कि इसकी जो सिफारिशें हैं ये कब से लागू की गई थी, तो 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई थी, क्योंकि आपको पता है कि जो वित्त वर्ष होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वो आपका 1 अप्रैल से होता है, ठीक है। और सातवां क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, पांचवा जो राज्य ये जो वित्त आयोग था, ये वित्त आयोग है, पांचवें अपने उत्तर प्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आनंद मिश्रा जी। तो आनंद मिश्रा जो थे वो पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही छठे राज्य वित्त आयोग का गठन करेगी। तो ये कुल मिला के अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार एग्ज़ाम डेट और ये सब चीज़ें फाइनल हो जाएंगी तो हम रिवीजन के तौर पे डेली क्लास देख लिया करेंगे, और बाकी आपके सामने प्लेलिस्ट तो है ही, उसको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।